चलिए, तो क्या देख रहे थे हम लोग? ब्रिटेन देख रहे थे। अंग्रेजी कंपनी के बारे में देख रहे थे ना, कि अंग्रेजी कंपनी का किस प्रकार से भारत में अपना विकास हुआ था और किस तरीके से वो इंडिया में स्टेब्लिश हुई थी। तो भारत में अंग्रेजी कंपनी का सार हम लोग देख रहे थे, किस प्रकार से भारत में इंग्लिश कंपनी का विस्तार हुआ था। ठीक है। लास्ट बातचीत इसमें हम लोग क्या किए थे? लास्ट हाँ, बम्बई शहर का निर्माण जेराल्ड ओंगियार ने किया था, और मुंबई शहर जो है वो दहेज में मिला था इसको, चार्ल्स द्वितीय को, है ना। उसका विवाह हुआ था पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन बेगंजा से, और उसमें उसको वही चीज प्राप्त हुआ। चलिए, तो इसके पहले हम लोगों ने बात किया था कि कंपनी को मिला था सुनहरा फरमान। गोलकुंडा के राजा ने कंपनी को सुनहरा फरमान दिया था, जिससे कंपनी को स्टैब्लिश होने में बहुत हेल्प मिला था। ये सुनहरा फरमान कब मिला था? सुनहरा फरमान सुनहरा फरमान कब मिला था? 1632 में, है ना। सुनहरा फरमान क्या था? हाँ? पेगेंडा, 500 पैगोडा, है ना। कि 500 पैगोडा दीजिए ना, 500 पैगोडा दीजिए, गोलकुंडा के बंदरगाह से 1 वर्ष तक व्यापार कीजिए, है ना, बिना किसी रुक टोक के। ठीक है। 500 पैगोडा में गोलकुंडा के बंदरगाह से व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। ठीक है, कि यहाँ पे उनसे आप व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो 500 पैगोडा दीजिए और गोलकुंडा के बंदरगाह से व्यापार कीजिए। ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या हुआ था? 500 पैगोडा, पैगोडा का मतलब क्या होता है? सोना का सिक्का, है ना, गोल्ड क्वाइन। तो सोना का सिक्का, इसका मतलब है सोना का सिक्का, हाँ, गोल्ड क्वाइन। तो इससे क्या हुआ, गोलकुंडा का जो बंदरगाह था उस समय का, वो सबसे समृद्ध बंदरगाह था, है ना। तो वहां से एनुअली 500 पैगोडा दीजिए और गोलकुंडा से बंदरगाह से व्यापार कीजिए, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी कंट्रोल के। तो ये कंपनी के विस्तार में यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है। ठीक वैसे ही हम लोग बात किए थे कि 1639 में, है ना, 1639 में मद्रास, हाँ, मद्रास फैक्ट्री स्थापित हुई थी, है ना। तो जिसको फ्रांसिस डे ने स्थापित किया था, उसका नाम क्या था मद्रास फैक्ट्री का? सेंट जॉर्ज। मद्रास कंपनी का नाम क्या था? हाँ, हाँ, नीचे देख के नहीं बताना है, बार बार कहते हैं। याद है सर? याद है सर, तो इतना टाइम काहे लग गया? याद है तो इतना टाइम काहे लग गया? हाँ, याद होने का मतलब जुबान पर फेंक ना, मुंह खुलते तुरंत जवाब ना, तैयारी का मतलब ये होता है। तो इसलिए घर पर मेहनत कीजिए। जब तक घर पर मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होगा, है ना। घर पे सेल्फ स्टडी कीजिए, वहाँ फैक्ट याद करने का कोशिश कीजिए। फोर्ट सेंट
फोर्ट सेंट जॉर्ज ना, ये मद्रास फैक्ट्री का नाम था, ठीक है। और इसको फ्रांसिस डे ने स्थापित किया था। तो इसके लिए जमीन किससे ली थी? चंद्रगिरी के राजा से। गुड। इसके लिए जो जमीन लिया गया था वो चंद्रगिरी के राजा से लिया गया था, है ना। तो अब देखिए ये सब चीज से क्या हो रहा था, इन सभी चीजों से अंग्रेजी कंपनी जो थी वो भारत में आगे बढ़ रही थी, है ना। इंग्लिश कंपनी को भारत में आगे बढ़ने में क्या हो रहा था, मदद मिल रहा था इन सभी चीजों से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कंपनी को इन सभी चीजों से क्या हो रहा था, मदद मिल रहा था, और कंपनी यहाँ पे आगे बढ़ रही थी भारत में, ठीक है। तो यहाँ जो है आप देखेंगे कि फोर्ट सेंट जॉर्ज भी स्थापित हो गया, सुनहरा फरमान भी इनको मिल गया था। फिर इनको 1651 में बंगाल के सूबेदार शाह सुजा ना, बंगाल के सूबेदार, तो बंगाल के सूबेदार शाह सुजा ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी, है ना। 1651 में इनको क्या हो गया, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। और उस दीवानी से अब क्या फायदा हुआ कि बंगाल जैसा जो फर्टाइल लैंड था, फर्टाइल लैंड मतलब कि उपजाऊ क्षेत्र, तो इस उपजाऊ क्षेत्र का भी रेवेन्यू राइट इनको मिल गया। अब इस उपजाऊ क्षेत्र का जब रेवेन्यू राइट इनको मिल गया तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से स्थिति हुई कि अब इनको इंडिया में कोई रोक नहीं सकता था अपने आप को स्टैब्लिश होने से। रीजन क्या था कि ये सभी जगह खुद को अपने आप को स्टैब्लिश कर लिए थे, सब जगह इन्होंने अपने आप को बिठा लिया था ठीक तरीके से, तो कोई भी इनके सामने अगेंस्ट में नहीं था, है ना। और समय के साथ, परिस्थितियों के साथ इनको सहयोग मिलता चला हो गया, है ना। और सहयोग मिलता चला गया तो ये स्थापित हो गए, है ना। इनको जिस तरीके का सहयोग मिला था उस तरह का सहयोग दूसरी किसी कंपनी को नहीं मिला था, है ना। तो सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपकी परिस्थितियां आपके लिए किस प्रकार से हैं, है ना। अब आप लोग न्यूज पेपर पढ़ते होंगे, कभी देखते होंगे कि कोई गरीब किसान का बेटा जब आईएएस बनता है तो उसका न्यूज लगातार चलता है, कितना दिन तक चलता है ना, कि भाई देखिए गरीब का बेटा आईएएस बन गया, किसान का बेटा आईएएस बन गया, है ना। क्यों चलता है? और वहीं अगर कोई बड़ा आदमी है, ठीक ठाक उसका इकोनॉमिक सिचुएशन है, और उसका बेटा भी अगर आईएएस बन जाए तो एक दिन दो दिन का न्यूज रहता है, वो रोज का न्यूज नहीं रहता है। रीजन कि ये जो है, ये इसको इस पर दबाव केवल पढ़ाई का नहीं रहा होगा। जो किसान का बेटा जो आईएएस बनता है उस पर दबाव केवल पढ़ाई करने का नहीं रहता है, पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को एडजस्ट रखने, अपने आप को अच्छे संस्था में ले जाने, अपने आप के लिए अच्छा खाना पीना, मैगजीन, इस सब चीज का टेंशन उसको रहता है। उसका टेंशन खाली पढ़ाई नहीं रहता है। कोई गरीब वंचित मध्यम वर्ग का विद्यार्थी जब इतने बड़े सपना लेके चलता है तो उसका केवल संघर्ष ही नहीं रहता है कि हमको पढ़ना है, उसको ये भी रहता है कि महीना खत्म होने को है तो पिताजी रेंट का पैसा भी भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं, इस बात का भी उसको टेंशन रहता है। तो एक ही टाइम पर वो गरीब का बच्चा वो हर तरह की परिस्थितियों से लड़ता है, तो उन परिस्थितियों से लड़ते हुए जब वो आईएएस बनता है तो वो महान होता है, तभी उसका कहानी बड़ा लिखा जाता है और लिखा भी जाना चाहिए। वहीं कोई संपन्न है, संभ्रांत है, अगर वो बनता है उसको क्या टेंशन है भाई, क्या टेंशन है? सीधे जाके बढ़िया से बढ़िया संस्था में, बढ़िया से बढ़िया जगह पर, है ना। गर्मी है तो भाई चलो तुमको ये सुविधा दे देते हैं, ठंडा है तो ये सुविधा ले लो, है कि नहीं। और इन सभी सुविधाओं के अंदर में जब वो करेगा तो उसकी सफलता आसान हो जाएगी। तो यहां पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, अंग्रेजों की सफलता आसान हो गई क्योंकि अंग्रेजों को सब जगह से सहयोग मिलता चला गया। अगर ये सहयोग इनको सब जगह से नहीं मिलता तो इनकी भी सफलता, सहयोग जो है वो उस तरीके की नहीं होती। हाँ, हालांकि इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि अंग्रेजों को इतना सहयोग, इतनी सफलता इसलिए मिली, क्यों इसलिए मिली क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी वैसी थी, उनकी रणनीति वैसी थी, उन्होंने उससे उस तरह का माहौल बनाया, है ना। उन्होंने उस तरह का माहौल बनाया, उनकी वो रणनीति थी।
और उस रणनीति में सब लोग आए, है ना, तो उनकी योग्यता थी कि उन्होंने अपने हिसाब से क्या कर लिया, उन्होंने अपने हिसाब से माहौल बना लिया। ठीक है, तो जब उन्होंने अपने हिसाब से माहौल बना लिया तो सफल हो गए, उनको कहीं कोई दिक्कत और कोई समस्या नहीं हुई, है ना। तो यहाँ पे इस चीज को जो है सो कि ध्यान रखना है। आगे चलिए थोड़ा सा लिखेंगे, लिखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, भारत में अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने आप को स्थापित करने के लिए सभी प्रकार के, सभी प्रकार के प्रयासों को जारी रखा, सभी प्रकार के प्रयासों को जारी रखा। ठीक है, और इसी क्रम में 1667 ईस्वी में, और इसी क्रम में 1667 ईस्वी में 1667 1667 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी भारतीय संपत्ति को, अपनी भारतीय संपत्ति को डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी भारतीय संपत्ति को अंग्रेजों को सौंप दी, अंग्रेजों को सौंप दी। ठीक है, तो डच को क्या कर दिया, डच को सेपरेट कर दिया कि भैया आप लोग कहां चल जाइए, आप लोग चल जाइए इंडोनेशिया, है ना। ये लोग कहा कि आप लोग चल जाइए इंडोनेशिया, तो डच कंपनी को भेज दिया इंडोनेशिया, और उन लोग का जितना प्रॉपर्टी सब था उसको रख लिया अपने यहाँ। ठीक है ना, गांव देहात में जाइएगा तो गांव देहात का आदमी सब ऐसा ही होता है जी। देखेगा कोई कमजोर आदमी है तो कहेगा अरे बेचना दो अपना जमीनवा, है ना, उसका जमीन खरीद लेगा, उसका सब कहे कि तुमको हम मोटा पैसा देते, जा करके वहां पे अपना घर बना लो। अब क्या होगा, बेचारा कमजोर है, ये है, सोचेगा कि नहीं करेंगे तो दूसरा तरीका से ले लेगा। यही तो किया था ये लोग, है ना। ये डच तो चाहते थे कि यहाँ पर व्यापार करे ना, लेकिन बेदरा का युद्ध, बेदरा के युद्ध में किसको पीटा पीटा गया, डचों को पीटा गया। तो भरदम धर के पीट दिया, पीटने के बाद कहा कि अब बोलो अब क्या करना है ना। तो बोला भैया आप जो कहिए सो ही करेंगे। तो बोला ये काम करो तुम चल जाओ इंडोनेशिया, उठा के इसको इंडोनेशिया शिफ्ट कर दिया। अब भारत का मैदान इसको क्या मिल गया, खुला मिल गया, है ना। और 1667 में कहा कि तुम्हारे पास जितना संपत्ति जो यहाँ पे है ना उसका दाम बताओ कितना है, वो सब हमको दे दो, है ना। आज तुमको जितना का लॉस हो रहा है वो हम तुमको इंडोनेशिया में दे देंगे। तो उसको जितना का लॉस था उसको इंडोनेशिया में दे दिया, आ यहाँ लिया। तो अब इससे फायदा क्या हुआ, आई देखिए ई काम कब हुआ, 1667 में। 1667 वो समय है ना, जब अभी अभी सब लोग अपने आप को स्टेब्लिश ही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी समय जो है सो यहाँ पे इन लोगों को ये शिफ्ट कर लिया था, चीजों को ये कर लिया था। आगे आइए, नेक्स्ट लिखेंगे कि इस सहमति के बाद, इस सहमति के बाद भारत में अंग्रेज, भारत में अंग्रेज एक दुर्जय शक्ति बन गए थे। दुर्जय मतलब कि उनको हराना मुश्किल था। ठीक है,
1680 ईस्वी में 1680 ईस्वी में औरंगजेब के शासन काल के दौरान 1680 ईस्वी में औरंगजेब के शासन काल के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सीमा शुल्क मुक्त व्यापार का एक फरमान मिला। सीमा शुल्क मुक्त, कोई स्टेट ड्यूटी नहीं लगेगा इन पर, सीमा शुल्क मुक्त व्यापार करने का एक फरमान मिला। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे भी इनको अब कोई स्टेट ड्यूटी नहीं देना है, कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा, तो व्यापार इनका क्या हो गया, आसान हो गया, सस्ता हो गया। तो इससे क्या होगा, इनका व्यापार इंप्रूव ही होगा। हालांकि एक संघर्ष हुआ था 1686 ईस्वी में, ठीक है, 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने, मतलब कंपनी ने मुगलों को थोड़ा पर तंग कर दिया और उनके संसाधनों को लूटने का कोशिश किया। तो हाँ, और 1686 में यहां पर औरंगजेब ने का साथ इनका एक छोटा सा संघर्ष हुआ, है ना। और कहा जाता है कि औरंगजेब ने अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था, मद्रास शिफ्ट कर दिया था। अब बोल दिया था कि अब यहां से निकलिए आप लोग जल्दी, ठीक है, अब यहाँ पे आपको नहीं रहना है। तो फिर ये लोग क्या किया कि ये लोग फिर औरंगजेब के साथ आकर के माफी मांगा और कहा कि देखिए हम लोग केवल व्यापार करेंगे भारत में और कुछ भी गलत कृत्य नहीं करेंगे। तो 1686 में जब इन्होंने औरंगजेब से माफी मांगी, फिर उन्होंने माफ किया कि ठीक है, तो आप लोग केवल व्यापार करेंगे और दूसरा किसी भी प्रकार का कोई अनावश्यक काम आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनको दिया गया। तो 1686 में एक नोट लिख लेंगे कि 1686 में औरंगजेब ने अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था। हुगली से खदेड़ दिया था, ठीक है। लेकिन पुनः हुगली से खदेड़ दिया था, लेकिन पुनः अंग्रेजों के द्वारा माफी मांगे जाने पर अंग्रेजों के द्वारा माफी मांगे जाने पर अंग्रेजों के द्वारा माफी मांगे जाने पर व्यापार की अनुमति दे दी। व्यापार की अनुमति दे दी। व्यापार की अनुमति दे दी। परिणामतः पुनः अंग्रेज अपने आप को स्थापित करने में सफल रहे। परिणामतः अंग्रेज पुनः अपने आप को स्थापित करने में सफल रहे, ठीक है। अब देखिए, अंग्रेजों के भारत में स्थापित होने में जो सबसे महत्वपूर्ण एक भूमिका रही
वो एक और चीज किसकी रही? तो ये सब तो चल ही रहा था, इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण भूमिका रही वो रही शाही फरमान की, है ना। 1632 में आया था सुनहरा फरमान, जिनको स्टैब्लिश करने में मदद किया, और भारत में पूर्णतः स्थापित होने में इनको जो मदद किया वो था शाही फरमान। फरमान का मतलब होता है आदेश, है ना। 1632 में आया था सुनहरा फरमान, और शाही फरमान कंपनी को मिला 1717 ईस्वी में। ठीक है, शाही फरमान 1717 ईस्वी, शाही फरमान 1717 ईस्वी। शाही फरमान, ठीक है। अब ये शाही फरमान क्या था? तो शाही फरमान लिखेंगे कि भारत में अंग्रेजों के विस्तार में सर्वाधिक सहायक शाही फरमान हुआ था। सर्वाधिक सहायक सर्वाधिक सहायक शाही फरमान हुआ था। शाही फरमान हुआ था, ठीक है। तो सर्वाधिक सहायक क्या होता है? शाही फरमान। इसके इसे कौन दिया था? तो मुगल बादशाह फर्रुखसियर, कहेंगे अंग्रेजी कंपनी को यह मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने दिया था। फर्रुखसियर ने दिया था। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने दिया था, ठीक है। क्यों दिया था? तो इसको दिया था फर्रुखसियर ने। तो ये क्यों दिया था? फर्रुखसियर को एक फोड़ा हो गया था, घाव, ठीक है। और भारत में जितने वैद्य थे, जितने डॉक्टर थे उस समय के, सबसे दिखला लिया था, इसका ठीक नहीं हो रहा था। तो एक अंग्रेजी प्रतिनिधि मंडल इसके दरबार में आया हुआ था, ठीक है। तो किसकी अध्यक्षता में आया हुआ था? हाँ, नहीं, जॉन सरमन की अध्यक्षता में। जॉन, लिख लेंगे कि जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार में आया था। हाँ? जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक कंपनी का प्रतिनिधि मंडल मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार में आया था। ठीक है, ओके। तो किसने दिया था इसको? तो जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल इसके दरबार में आया था। ये प्रतिनिधि मंडल आया ही था कंपनी के लिए कुछ अधिकार लेने के लिए, है ना। प्रतिनिधि मंडल आया था कंपनी के लिए कुछ विशेष अधिकार प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो यहां भी इनका काम बन गया। तो इस प्रतिनिधि मंडल में एक सदस्य था, उसका नाम था हैमिल्टन, कहेंगे इसी प्रतिनिधि मंडल का एक सदस्य था जिसका नाम था हैमिल्टन। जिसका नाम था हैमिल्टन। इसका नाम था हैमिल्टन, ठीक है।
तो हैमिल्टन, तो हैमिल्टन कौन था? एक चिकित्सक था, डॉक्टर था, है ना, ब्रैकेट लेंगे, यह एक डॉक्टर था, चिकित्सक। ठीक है, चिकित्सक था। तो अब क्या हुआ कि जब इसने देखा कि फर्रुखसियर काफी परेशान है, इसने कहा कि लाइए हमको थोड़ा मौका दीजिए, हम देखते हैं आपका इलाज करके। फर्रुखसियर बोला कि सब कोई तो हम पर ट्रायल ले लिया है, आप भी ले लीजिए, है ना, सब लोग तो बहुत लोग से दिखा लिए, कहीं ठीक हो नहीं रहा है, बोला लाइए हमको दिखाइए, हम इलाज करते हैं। तो दिखाया, जब देखा ना वो इस ठीक हो गया। अब हैमिल्टन ने ऐसा इलाज किया कि फर्रुखसियर का फोड़ा ठीक हो गया, घाव इसका ठीक हो गया। अब जैसे ही इसका घाव ठीक हुआ तो उसको कहते हैं ना, वो मोगेम्बो खुश हुआ ना, अभी खुश हुआ, बीमारी ठीक हो गया। अब बोला मांगो क्या चाहिए, है ना, क्या चाहते हो? बोला कि देखिए हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको थोड़ा कंपनी को भारत में स्थापित करना है बढ़िया से, तो कंपनी के लिए कुछ विशेष अधिकार दीजिए। बोला आपको हम अधिकार देते हैं, बंगाल से बढ़िया कोई फर्टाइल लैंड है नहीं, है ना, वो हमारे कंट्रोल में है, तो हम आपको बंगाल, बिहार और ओडिशा, इन तीनों का दीवानी देते हैं, है ना, ठीक है, अभी मात्र 3,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से। तो अब इतना सस्ता में, इतना कम अमाउंट में बिहार, बंगाल और ओडिशा का इनको क्या मिल गया? दीवानी राइट मिल गया, इतना कम में। ठीक है, अब ये जब इनको मिला तो इसी को क्या कहा गया? कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा। पूछा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को मैग्ना कार्टा कब मिला था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मैग्ना कार्टा मिला था 1717 ईस्वी। ठीक है, यही शाही फरमान जो है ये कंपनी का मैग्ना कार्टा है, इसी को कहते हैं, मैग्ना कार्टा इसको कहते हैं अधिकारों का महान घोषणा पत्र। अधिकारों का, अधिकारों का महान घोषणा पत्र। जब एक ही बार में आपको बहुत सारा अधिकार मिल जाए, है ना, जब एक ही बार में आपको बहुत सारा अधिकार मिल जाए तो उसी को कहते हैं क्या? मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो भारत में कंपनी को मैग्ना कार्टा कब मिला था? 1717 ईस्वी में। और ये मैग्ना कार्टा कंपनी को कौन दिया था? फर्रुखसियर ने दिया था। क्यों दिया था? फर्रुखसियर के इलाज करने के वजह से दिया था। किसने इलाज किया था? हैमिल्टन ने किया था। हैमिल्टन किसके साथ आया था? जॉन सरमन के साथ आया था। ठीक है, जॉन सरमन के साथ जो एक प्रतिनिधिमंडल आया था उसके साथ ये आया था। ठीक है, तो इसमें इनको मिला कि भैया 3,000 रुपए वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार और ओडिशा की इनको दीवानी दे दी गई, और ये कहा गया कि भैया अब आप बेफिक्र होकर के यहां पर व्यापार कीजिए, कहीं कोई दिक्कत और समस्या आपको नहीं होगा। ठीक है, देंगे। इस फरमान ने कंपनी को भारतीय उपमहाद्वीप में मजबूती से स्थापित कर दिया। इस फरमान ने कंपनी को भारतीय उपमहाद्वीप में मजबूती से स्थापित कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है कि ये किस प्रकार से और किस तरीके से यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से चीजों को आगे चलाया गया और कंटिन्यू किया गया। तो
मैग्ना कार्टा अधिकारों का महान घोषणा पत्र, हैमिल्टन चिकित्सक, ठीक है। ये सारा का सारा चीज इसमें आप फैक्ट याद रखना है। यहाँ पर किसी भी एक नाम से कुछ भी सवाल आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे कि इस फरुखसियर के इसी फरमान को कल टेस्ट है, ठीक है। और कल आप लोग को जब सुविधा हो, है ना, जब आप लोग को लगे कि हम मतलब इस टाइम हमारे लिए एकदम सबसे बेनिफिशियरी है, तो उस टाइम में अगर सुबह में लगे कि सुबह में देना, तो सुबह में आके आप लोग टेस्ट दे लीजिएगा, ठीक है। 2 घंटे का अपना टाइमर लगा करके, ठीक है, 7:30 बजे से या 7 बजे से जो भी लगे। हाँ हाँ हाँ, आकाश ने तो फिर शाम में अगर जब फ्री हो जाइएगा तो शाम में आ जाइएगा। तो क्या लिखे हैं, फरुखसियर के इस आदेश को ही शाही फरमान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो यही पूरा का पूरा जो मामला है वो क्या है, शाही फरमान है ना। इसी को क्या कहते हैं, शाही फरमान, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो मसला है, पूरा का पूरा जो मामला है, ये शाही फरमान के तौर पे जाना जाता है, ठीक है। इस फरुखसियर को का एक नाम था, फरुखसियर का एक उपनाम था, क्या कहते थे इसको, का एक उपनाम था फरुखसियर का, इसको कहते थे घृणित कायर। ध्यान रखिएगा, इसको कहते थे घृणित कायर, ठीक है। फरुखसियर को कहते थे घृणित कायर, है ना। तो फरुखसियर को कहा जाता था घृणित कायर, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर कि फरुखसियर को घृणित कायर, और एक और शासक था फरुखसियर से पहले, उसका नाम था जहांदार शाह। इसको क्या कहता था, लंपट मूर्ख। जहांदार शाह को कहते थे लंपट मूर्ख, ऐसो कहते थे घृणित कायर। ये जहांदार शाह लंपट मूर्ख क्यों कहलाता था, लंपट मूर्ख वाला काम भी किया था, है ना। गांव में घरों में देखते अभी लोग लंपट टम्पट किसी को कह देता है सब आदमी सब, है ना। तो लंपट मूर्ख किसको कहते हैं, देखिए ये जो है, इसके जहांदार शाह के दरबार में एक गणिका थी, उसका नाम था लाल कुंवर। गणिका समझते हैं क्या, हाँ हाँ, प्रोस्टिट्यूट, ठीक है। तो गणिका थी, ठीक है, जिनको सामान्य भाषा में वैश्या कहते हैं। तो गणिका जो थी वो थी लाल कुंवर, जहां इसके दरबार में, ठीक है। इसी से इसको क्या हो गया, प्रेम, लाल कुंवर से इसको प्रेम हो गया। प्रेम होना कोई गलत बात भी नहीं है, चलिए हो गया तो कोई बात नहीं। लेकिन हो गया तो अब दिक्कत क्या हुआ कि अब ई ना इंटरफेयर करना शुरू कर दी शासन प्रशासन में, शासन प्रशासन का काम में भी इंटरफेयर करने लगी। आई अपना कोई दिमाग लगाता नहीं था ना। तो सब देखा कि एकदम इस साफ बर्बाद हो गया है, अब बर्बाद कर दिया व्यवस्था को, तो सब इसको कह दिया लंपट मूर्ख। अभी भी गांव घर में देखते होंगे, कोई कोई बच्चा सब बहुत बदमाश टाइप का होता है, माता पिता का नहीं सुनता है, गलत काम करता है, गलत आचरण करता है, तो उसको क्या कहता है, सब कहता है लंपट है ना। तो वैसे इसको क्या कहा गया, लंपट मूर्ख, ठीक है। तो इस प्रकार से कंपनी जो है वो इंडिया में यहाँ पर स्थापित हुई, ठीक है। कंपनी का इस प्रकार से यहाँ पे स्थापित होती गई। और पीछे हम लोगों ने बातचीत किया था कि किस प्रकार से कंपनी जो है वो यहाँ पर अपने आप को स्थापित की थी, और फ्रांस के साथ कैसे इसका संघर्ष हुआ था,
और फ्रांस के साथ संघर्ष के बाद, इसी सब के बाद 1740 से लेकर के 1760 के बीच में फ्रांस के साथ कंपनी का संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष में फाइनली अंग्रेजी कंपनी जीत गई, है ना, और फ्रांस की कंपनी फेल हो गई, हार गई। तो यहाँ पर जब फ्रांस की कंपनी फेल हो गई, ये हार गई, तो ये सत्ता में आए, है ना, ये शासक बने। तो उसके बाद कंपनी के पास जो है वो पूरा का पूरा मामला आ गया, ठीक है। अब आप देखते हैं कि जो ब्रिटिश कंपनी है ना, या जो ब्रिटिश शासन का दौर है भारत में, तो ये दो फेज में है ना। ये शासन का जो दौर है, ये टोटली पहले तो आपको 1757 से लेकर के 1947 तक, है ना, इन्होंने भारत पे शासन किया, ठीक है। हालांकि या तो बहुत उससे पहले भी गए थे, तो उससे पहले केवल बिजनेस कर रहे थे, इसके बाद पूरी तरह से इंडिया के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। तो यह जो इनका शासन है 1757, इसको आप देखेंगे कि ये दो भाग में बटा हुआ है ना, ये दो भाग में बटा हुआ है। एक भाग है कंपनी शासन का, कि कंपनी ने शासन किया। तो कंपनी ने शासन कब से कब तक किया? हाँ, यानी पूरा 100 साल जो है ये शासन किसका था भारत पर? कंपनी का। और फिर इधर 1858 से 1947 यो जो फेज रहा, ये रहा महारानी का शासन। महारानी विक्टोरिया थी 1857 की क्रांति के समय, और विक्टोरिया का आदेश आया था। उसके बाद शुरू हुआ महारानी का शासन, ठीक है। तो ये लगभग आपको 90 साल तक रहा, यानी भारत पूरी तरह से 190 साल तक गुलाम रहा, ठीक है। तो इस गुलामी में आप देखते हैं कि, और मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि बहुत सारे यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग आए शासन करने के लिए, और इनके ब्रिटेन की तरफ से भी। तो ब्रिटेन की कंपनी जब शासन कर रही थी, तो एक पद बहुत फेमस रहा था, और वो सारे पद आते थे गवर्नर का, है ना, गवर्नर और गवर्नर जनरल, और एक वर्ड और रहा वायसराय, है ना। ये तीन वर्ड भारत, आधुनिक भारत के इतिहास में हमेशा मौजूद रहे। कभी गवर्नर का वर्ड, कभी गवर्नर जनरल का वर्ड, और कभी वायसराय का वर्ड, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब तक कंपनी का शासन था भारत में, उस समय तक गवर्नर या गवर्नर जनरल का जो टर्म है वो यूज हुआ। हालांकि भारत के आजाद होने के बाद भी ये टर्म यूज हुआ था। और महारानी का जो शासन शुरू हुआ, तो उस समय से टर्म जो यूज हुआ वो हुआ वायसराय, ठीक है। अब गवर्नर में आप देखेंगे कि सबसे पहला जो वर्ड यूज हुआ था, वो वर्ड यूज हुआ था बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर। पहला बात कि बंगाल का गवर्नर शब्द से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ क्या निकलता है? तो बंगाल के गवर्नर शब्द अगर प्रयोग हो रहा है, तो इससे अर्थ निकलता है कि बंगाल जो है, इसका जो हेड है वो कौन है? बंगाल का गवर्नर है, ठीक है। यानी बंगाल के गवर्नर के अधीन पूरा बंगाल है, ठीक है। और यह जो पद है, ये पद 1757 से लेकर 1772 तक रहा, बंगाल के गवर्नर का पद, ठीक है। कब से कब तक? 1757 से 1772 तक। और इसमें बंगाल का जो पहला गवर्नर था, वो था रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ये बंगाल का गवर्नर था।
इसका टाइमिंग है 1757 से 60 और फिर 65 से 67, ये 2 बार आया था। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है, क्योंकि बंगाल का गवर्नर, मतलब इनके कंट्रोल में क्या था, केवल बंगाल था, दूसरा कोई एरिया नहीं था। लेकिन जैसे ही इनके कंट्रोल में दूसरा कोई एरिया आया तो ये क्या हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। जैसे जैसे अब जब तक आप दरोगा के पद पे हैं तो एगो थाना है आपके पास, लेकिन जैसे ही आपको प्रमोशन कर दिया गया, आप डीएसपी बन गए, तो कम से कम 8 गो थाना आपके अंतर्गत आ जाएगा, है ना। एसपी के नीचे आप सबसे बड़े पद वाले होंगे। तो जब पद बढ़ता है तो अधिकार क्षेत्र भी बढ़ता है ना। तो बंगाल का गवर्नर जब तक था तब तक थोड़ा पावर कम था, केवल बंगाल का पावर था। लेकिन जैसे ही बंगाल के गवर्नर जनरल का पोस्ट आया, जैसे ही बंगाल के गवर्नर जनरल का पोस्ट आया, तो क्या हुआ कि यहां पर ये बढ़ गया, अपलिफ्ट हो गया, ये आगे निकल गया। तो बंगाल का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर जनरल, तो बंगाल के गवर्नर के पद पे कौन कौन से लोग आए थे, रॉबर्ट क्लाइव और कौन, हाँ, बड़े लास्ट। देखिए, तो यहां पर बंगाल का पहला गवर्नर चूंकि कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, है ना। रॉबर्ट क्लाइव के बाद एक व्यक्ति का नाम का आता है, उसका नाम है हॉलवेल। ये 1760 में आया था, इसको अस्थाई माना जाता है, टेम्पररी। हाँ, ब्लैक होल इंसिडेंट, काल कोठरी की घटना, ठीक है। काल कोठरी की घटना किसने चर्चा की थी, काल कोठरी की घटना क्या थी, हम्म, हाँ, इसमें क्या कहा गया था, और ये एक प्रकार से मणगढ़ंत कहानी थी, ठीक है। कौन कौन बोला कि सही है, चलो तो पूछने की आप भी देखने गए थे क्या, हाँ, हम्म, हाँ, हाँ, तो कभी अब मिलेंगे तो पूछने की सर आप कहाँ से देख रहे थे, ये रियल चीज आप कहाँ से देख रहे थे, पगला आदमी सब कुछ बोलता है ना। इसको सब बना दिया था इंस्टीट्यूट को, क्या बोलते हैं उसको, लॉन्चिंग पैड। लॉन्चिंग पैड समझते हैं, कोई चीज को तैयार करना है तो यहीं पे लाके लॉन्च कर दो, है ना। से कितना साल पढ़ाए हैं ना, इंटरव्यू दीजिए, आप कुछ हो, मार्क्स दिखाइए, यूपीएससी का एग्जाम दिए तो मार्क्सिट दिखाइए, पीसीएस का एग्जाम दिए हैं तो मार्क्सिट दिखाइए कितना नंबर आया था। इससे खाली बकैते से काम नहीं चलेगा ना, कुछ हो। कौन देखने गया था, ये खुद ही पगला कहानी बनाया था। ये मामला था 1700, कब ये लोग जस्टिफिकेशन किस चीज का दिया, आप सोचिए, जो बोलने वाला आदमी को भी थोड़ा अपना दिमाग लगाना चाहिए। 1760 में आया, आ करके रिपोर्ट तैयार कर दिया, आ 1757 में मर गया था सिराजुद्दौला। यार आरोप किस पर था, काल कोठरी की घटना का आरोप किस पर था, सिराजुद्दौला पर, कि सिराजुद्दौला ने मारा है। आ सिराजुद्दौला बेचारा अपने 1757 में मर गया था। ई महानुभाव आते हैं 1760 में, आ 1760 में एक रिपोर्ट बना के चल गए, अनहरिया में रिपोर्ट बना दिया। कहाँ मारा था भाई बताओ, क्या एविडेंस है तुम्हारे पास, क्या साक्ष्य, कब मारा था। ये कुछ नहीं था, ये एक प्रकार का अंग्रेजों का षड्यंत्र था, कंस्पिरेसी था, अपने कुकृत्यों को सही साबित करने का। क्योंकि इन्होंने नवाब को मारा था गलत तरीके से, तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ब्रिटेन के लोग इनसे जवाब, कंपनी से जवाब मांगते थे कि तुम क्यों मार दिया, क्या कारण था मारने का। तो अपने लिए अपने आप को जस्टिस है, कोई बदमाश आदमी है, घर का बदमाश बच्चा को देखिए, कोई बदमाशी कर देगा, उससे पूछेगा तुम काहे बदमाशी है, तो तुरंत को
कारण ढूंढ लेगा कि काहे किए, है ना, कह देगा हमको मारे तो हम भी मारे। अरे भैया कब मारा तुमको, ये बताओ। तो ये सब कह दिया कि काल कोठरी घटना, नवाब जो था वो अंग्रेजों को कोठरी में बंद कर दिया था, उसमें ऑक्सीजन आने जाने का, हवा जाने का कोई रास्ता नहीं था, और उसमें वो सब मर गया, इसीलिए हम लोग उसको मार दिए। यही कहाँ हुआ था, कौन जगह पे हुआ था, ये ना बताओ, जगह कौन सा था, काल कोठरी कौन सी थी, है ना। इसके बारे में कहीं कोई जो है सो कि स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, और ऐसा कुछ भी सिराजुद्दौला ने किया भी नहीं था। लेकिन सिराजुद्दौला को चूंकि इन्होंने मारा था, तो अपने आप को दिखाना था कि हम क्यों मारे थे, है ना। इन्होंने सिराजुद्दौला को बस इसलिए मार दिया क्योंकि सिराजुद्दौला इनको जो है सो कि नहीं रखना चाहता था, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने उसको अपने कुकृत्यों को सही साबित करने के लिए ये बताने का कोशिश कर दिया कि भाई यहाँ पर इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। तो हॉलवेल जो है वो अस्थायी रूप से यहाँ पर था, टेम्पररी आया था। और काल कोठरी, बस ये पूछा जाता है कि ब्लैक होल इंसिडेंट की चर्चा किसने की थी, तो हॉलवेल ने की थी, लेकिन इसकी सत्यता पर संदिग्धता है, ठीक है। इसकी सत्यता जो है वो संदिग्ध है, वो सही नहीं मानी जाती है कि ये जो किया वो सही किया, या ये जो लिखा वो सही लिखा था, ठीक है। इसके बाद जो है आप देखते हैं कि हॉलवेल अस्थायी तौर पे था। हॉलवेल के बाद आप देखिए यहां पर क्लाइव का टाइमिंग है 1757 टू 1760, ठीक है। फिर अभी हमने आपको बताया कि 65 से 67। इसके बाद हॉलवेल के बाद आता है वेंसीटाट। वेंसीटाट, और वेंसीटाट का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है 1760 से 1765। देखिए ये आपको एकदम नाम और डेट टाइमिंग के साथ इसको याद रखना है, ठीक है ना। तो इसको टाइमिंग के साथ याद रखिएगा ना, तो फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा ना कि आप हर चीज को ध्यान से, आपसे सवाल पूछ देगा कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, आपको आना चाहिए समझ में। अब बता दीजिएगा कौन था, कौन था, था। आपसे पूछ देगा, है ना, कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, बता दीजिएगा, है ना। वांडीवास के युद्ध के समय कौन गवर्नर था, वेंसीटाट। तो ये क्या है, इसलिए ये सब ये मॉडर्न हिस्ट्री का बैकबोन है, स्पाइनल कॉर्ड। ये अगर आपको नाम के साथ और टाइमिंग के साथ अगर याद हो जाता है, कहां से कहां तक, 57 से लेके 1947 तक, टाइमिंग के साथ एकदम जुबान पर रहना चाहिए, है ना। याद हो गया तो समझिए कि मॉडर्न हिस्ट्री का मैक्सिमम सवाल आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। केवल अपने लॉजिक्स के बेसिस पर, है ना, कि कौन कौन था, कौन कौन घटना घटा था। या अगर मेंस में कोई सवाल आ गया तो लिखना ही शुरू करेंगे, तो अपना कलम से स्टार्ट करेंगे कि इस घटना के समय ये आदमी जो था यहाँ पे गवर्नर था, या इसकी नीतियां जिम्मेवार थी, तो वो आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। तो बेंसीटाट 1760 से 65। अब फिर देखिए ये बीच में कौन आ गया, रॉबर्ट क्लाइव 65 से 67, जब इलाहाबाद की संधि हुई थी, है ना। तो उसके बाद फिर आता है कौन, वारलेस, वारलेस्ट। और वारलेस्ट का जो टाइमिंग है ये 1767 से 1769, 1767 टू 1769, ठीक है। और इसके बाद आता है कर्टियर, और कर्टियर का टाइम है 1769 से 1772, ठीक है। अब देखिए तो यही सारे जो महानुभाव हैं ये बंगाल के गवर्नर हैं, ठीक है। एक व्यक्ति और इसके बाद आता है वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। तो ये जो वारेन हेस्टिंग है ये है बंगाल का अंतिम गवर्नर, है ना, अब पहला गवर्नर जनरल, बिल्कुल। तो वारेन हेस्टिंग का टाइमिंग है भारत में 1772 से 1785, 1772 से 1785, ठीक है। तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव, हॉलवेल, वेंसीटाट, वारलेस्ट, कर्टियर, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, ये सब बंगाल के गवर्नर। तो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव,
अब बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, ठीक है, और यही वारेन हेस्टिंग के समय में क्या आ गया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कहा गया कि बंगाल के गवर्नर को बनाते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल, है ना। तो ये हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। अब इसका टाइमिंग बताए, टाइमिंग क्या हो जाएगा, 72 से 85, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग was the last governor of Bengal and he was also the first governor general of Bengal। अभी पहला गवर्नर जनरल बना, तो भाई अब गवर्नर जनरल बना तो कि पद बढ़ गया, तो पद बढ़ गया तो पावर भी बढ़ गया होगा, जब पद बढ़ा तो शक्ति भी बढ़ गई होगी, है ना। पद और शक्ति दोनों बढ़ गया होगा। तो जब पद और शक्ति दोनों बढ़ी तो क्या हुआ कि पहले बंगाल के गवर्नर के कंट्रोल में केवल बंगाल था, लेकिन जब बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ तो बंगाल हेड हो गया। अब बंगाल के नीचे, बंगाल के साथ साथ कौन हो गया, बंबई। तो बंगाल के साथ साथ मद्रास और बंबई, तो जो मद्रास और बंबई के गवर्नर होते थे वो भी किसको रिपोर्ट करते थे, बंगाल के गवर्नर जनरल को, ठीक है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बंगाल के साथ साथ मद्रास और बंबई भी आ गया, मद्रास और बंबई भी आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत, तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कि ये इस प्रकार से यहां पर चीजें हुई, बंगाल के गवर्नर के अधीन मद्रास और बंबई भी आ गया, ठीक है, गवर्नर जनरल के अधीन। तो अब देखिए ये अंग्रेजों की जो नीति थी वो बहुत साइंटिफिकली और बहुत स्ट्रेटेजी के माध्यम से चल रही थी, कि जैसे जैसे कंट्रोल बढ़ता था वैसे वैसे पद भी बढ़ता था, ठीक है। अब आप देखिए कि बंगाल के गवर्नर का पद 1757 से लेकर 1772 तक रहा, जब पूरा बंबई और मद्रास ये पूरी तरह से कंट्रोल में रहा गया, बंगाल कंट्रोल, तो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद आ गया। बंगाल के गवर्नर जनरल का पद कब तक रहा, 1773, 1773 के एक्ट से लेकर के 1833 के चार्टर एक्ट तक। तो अब 1773 से 1833 के बीच तक जो भी लोग आए होंगे वो सब किस पद पे आए होंगे, वो सब गवर्नर जनरल के पद पे आए थे। किसके गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, है ना। तो इस बीच यहां पर कौन कौन आए थे, के बाद यहां पर कौन कौन आया था, और बंगाल के गवर्नर जनरल, तो ये 1773 से लेकर के 1833 तक यही पद रहा, है ना। तो पहला गवर्नर जनरल आपको पता है कौन था, वारेन हेस्टिंग। के बाद लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस कब से कब तक, 1775
85 से 1793, ये कर्नवालिस का टाइम। के बाद कौन आया? के बाद आया जॉन सोर। जॉन सोर 1793 से 1798। के बाद कौन आया? लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805। ठीक है। इसके बाद कौन आया? कॉर्नवालिस, जॉन सोर, वेलेजली। उसके बाद बार्लो 1805 से 1807। ठीक है। के बाद मिंटो फर्स्ट। तो ये सारे के सारे क्या थे? ये सब जो थे ये क्या थे? तो ये आपको बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, ये सब के सब है ना। इसमें आप देखेंगे तो दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट है जिनसे बहुत सारा सवाल बनता है। कर्नवालिस सिंह सिविल सर्विस का जनक है भारत में, है ना, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। जो ये वेलेजली सहायक संधि, है ना, सब्सिडियरी अलायंस जो है वो यही लेके आया था। ठीक है। सहायक संधि, प्रेस पर पहली बार प्रतिबंध यही लगाया था, है ना। तो यहां पर इनके डेट्स और टाइमिंग ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, ये सब जब देखिएगा तो इसमें से कोई ना कोई रहेगा, है ना। इसलिए डेट के साथ इनका नाम या ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। कर्नवालिस, जॉनसोर, बेलेजली, बार्लो, मिंटो फर्स्ट। ठीक है। अब देखिए इसको एकदम आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि याद रखना है, इसको याद रखिएगा तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, नहीं याद रखिएगा तो फिर जैसे कि गड़बड़ हो जाएगा। तो कर्नवालिस, तो इसको कैसे याद रखना है? कॉर्नफ्लेक्स खाया, शोर मचाया, वेले वेले किया, बार लिया, फिर मिंटो खाया, है ना। एकदम आपको यहां से यहां तक आराम से याद हो जाएगा। सबसे पहले कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स तो खाते ही होंगे आप लोग, है ना। दूध में मिलाया खाया जाता है, एनर्जेटिक चीज होता है। तो कॉर्नफ्लेक्स खाया, तो कॉर्नफ्लेक्स खाएंगे तो एनर्जेटिक चीज है, क्या होगा? एनर्जी आएगा बॉडी में। तो एनर्जी रहता है तो आदमी क्या करता है? शोर मचाता है। तो बॉडी में एनर्जी नहीं है तो एकदम चुपचाप के बैठल है अपना, भाई ला दो, कोई खाना दे दो, कोई पानी दे दो। बॉडी में एनर्जी नहीं है तो क्या करेगा? कॉर्नफ्लेक्स खाया, शोर मचाया, है ना। फिर वेले वेले किया। वेले वेले आजकल एक देखते हैं, पहले जो विक्ट्री साइन होता था, कुछ आदमी जीतता था तब विक्ट्री दिखाता था। आजकल के आदमी सब फोटो खिंचवाता है तो विक्ट्री साइन देता है। पता नहीं कौन चीज जीत के आया, भगवान जाने, लेकिन वो विक्ट्री साइन दे देता है। ठीक है। तो कॉर्नफ्लेक्स खाया, शोर मचाया, वेले वेले किया, फिर बार लिया और मिंटोस खाया, है ना। पहले हम लोग बचपन में थे तो मिंटोस चॉकलेट आता था, है ना। तो टीवी में ऐड आता था, है ना, दिमाग की बत्ती जला दे, आता था ना। दिमाग का बत्ती तो जलता तो नहीं था, लेकिन इस काम पर हम लोग खाते जरूर थे कि भाई क्या पता बत्ती जल जाए कहीं दिमाग का। तो कॉर्नफ्लेक्स से कार्नवालिस, शोर से जॉन शोर, वेले वेले से बेलेजली, बारलिया से बारलो, मिंटोस खाया से मिंटो। तो दिक्कत एकदम याद रखना है इसको। याद हो जाएगा? नहीं याद होगा? है, याद हो जाएगा ना? याद हो गया ना? कैसे? कॉर्नफ्लेक्स खाया, शोर मचाया, वेले वेले किया, बार लिया, मिंटो खाया। क्लियर है? तो यहां से सीधे 1785 से स्टार्ट किया, पहुंच गए कहाँ? 1813 तक। ठीक है। उससे पहले वाला, उधर वाला भी एकदम आराम से याद कर लीजिएगा। ठीक है। जो उधर वाला आपको लिखवाए हैं 1760-57 से, तो पहला गवर्नर कौन था बंगाल का? रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद वेंसीटाट, वार्लेस्ट, कर्टियर, है ना। तो इसको कैसे याद करना है? स्टार्ट वार कर्टियर, है ना। स्टार्ट वार कर्टियर, याद हो गया।
है ना। 1757 से 72 तक पहुंचना है तो बस 3 को वर्ड याद रखना है, स्टार्ट, वार, कर्टियर। तो स्टार्ट से हो जाएगा बेंसीटाट, वार से हो जाएगा वारलेस्ट, और कर्टियर पूरा नामे है। कोई दिक्कत, असुविधा होगा याद करने में? तो बंगाल का गवर्नर याद करना है तो खाली याद करना है स्टार्ट, वार, कर्टियर, दूसरा कुछ हो नहीं। हाँ, स्टार्ट से बेंसीटाट, वार से वारलेस्ट, और कर्टियर पूरा नाम है। ठीक है, तो स्टार्ट, वार, कर्टियर। आप पहिल का नाम ऐसे ही याद है, रॉबर्ट क्लाइव, और बीच में भी एक बार आया है ना। हॉलवेल तो पगला आदमी था, आके झूठ सच बोल के चल गया, है ना। तो ब्लैक होल इंसिडेंट के नाम से उसको ध्यान रखना है। बाकी बंगाल के गवर्नर के बारे में स्टार्ट, वार, कर्टियर, ठीक है। स्टार्ट वेंसीटार 1760 से 65, वारलेस 67 से 69, और कर्टियर 69 से 72, ठीक है। और उससे पहले आपको रॉबर्ट क्लाइव था और हॉलवेल, ठीक है। तो यहां पर कॉर्नफ्लेक्स, जॉनसोर, वेलेजली, बार्लिया, मिंटो फर्स्ट। कोई दिक्कत? इसके बाद देखिए, इसके बाद कौन आए भाई? तो इसके बाद आए लॉर्ड हेस्टिंग, के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम है 1813 से 23, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग के बाद एडम्स, ठीक है। एडम्स 1823 अस्थाई, टेम्पररी, है ना। एडम्स अस्थाई, टेम्पररी। और इसके बाद एमहर्स्ट, एमहर्स्ट 1823 से 1828। और इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835। और इसके बाद चार्ल्स मेटकॉफ, 35-36 सब अभी। हाँ, तो ये तो 33 तक है, तो यहाँ सब सब गवर्नर जनरल में ही आएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बदलाव होगा, बेंटिक के टाइम में बदलाव होगा। लिखिए ना भाई, फिर लिखिए ना, फिर बात करते हैं ना। फिर यहाँ पे बेंटिक देख रहे हैं 1828 में ना आ गया है। तो लॉर्ड हेस्टिंग, अब वायसराय का बात तो होगा 1857 के बाद, अभी कहाँ क्रांति होगी उसके बाद ना। लॉर्ड हेस्टिंग, एडम्स, एमहर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक और चार्ल्स मेटकाफ, ठीक है। टाइमिंग दिख रहा है? अब देखिए, तो इसमें जो लॉर्ड विलियम बेंटिक को आप देख रहे हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो इनका टाइमिंग क्या है? 1828 से 35, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही आया था 1833 का चार्टर एक्ट, है ना। तो 1833 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा भारत का गवर्नर जनरल, है ना। तो भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो यहाँ पे मामला ठीक वैसे ही हो गया जो वारेन हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था। वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर के रूप में आया था, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया कि बंगाल का गवर्नर हो जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल। तो वैसे ही अब 1833 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब होगा भारत का गवर्नर जनरल। यही कहते हैं स्ट्रेटजी क्या थी अंग्रेजों की। तो आप देखिए कि इस समय तक अंग्रेज जो थे वो पूरे भारत में अपने आप को विकसित नहीं कर पाए थे, माने पूरे भारत में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए थे। लेकिन 1833 आते आते पूरा भारत इनका पर कब्जा हो गया, ठीक है। तो जब पूरा बंगाल के साथ मद्रास और बंबई कब्जा था तो बंगाल का गवर्नर जनरल। और जब 1833 आते आते ये सबको हरा दिए, मराठों को हरा दिए, मैसूर को हरा दिए, सिख को लगभग कमजोर कर दिए। तो जब सारी जो इनकी प्रतिरोधी क्षमताएं थी सबको कंट्रोल में कर दिया, सबको अपने कंट्रोल में ले लिया, पूरा भारत जब इनके कंट्रोल में आ गया, तब ये पद आया भारत का गवर्नर जनरल। अब पूरे भारत का एक आदमी सर्वोच्च अधिकारी था, वो था भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। 1833 में चूंकि यही था तो यही बना, लेकिन इस हिसाब से ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी था, है ना। ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हुआ था 1833 के चार्टर एक्ट में, ठीक है।
तो यहाँ लॉर्ड हेस्टिंग, एडम्स, एमहर्स्ट और विलियम बेंटिक, ये सब लोग बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, है ना। लेकिन चार्ल्स मेटकाफ भारत का गवर्नर जनरल रहेगा, क्योंकि 1837 के बाद आया, विलियम बेंटिक के बाद आया है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए मैंने आपको बताया था कि 1772 से 1773 से लेकर के 1833 के चार्टर एक्ट, ठीक है। तो लॉर्ड हेस्टिंग, एडम्स, एमहर्स्ट, विलियम बेंटिक और चार्ल्स मेटकाफ। तो इसको कैसे याद करना है, आराम से याद कर लीजिएगा। लॉर्ड एकाएक बिलीव मेट, है ना, ये स्टेटमेंट याद रखना है। लॉर्ड एकाएक बिलीव मेट, ठीक है। तो लॉर्ड एकाएक बिलीव मेट, हाँ। तो लॉर्ड एकाएक बिलीव मेट, लॉर्ड से लॉर्ड हेस्टिंग, एकाएक, ए कॉमन है ना। तो एडम्स और एमहर्स्ट, इसमें एकाएक है भी, एडम्स अस्थायी आया है। प्रेस पर, ब्लेजली के बाद प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला आदमी कौन था, एडम्स था, ठीक है। तो लॉर्ड एकाएक बिलीव मेट, मेट तो बिलीव बोले तो विलियम बेंटिक, ठीक है। अब मेट बोले तो मेटकाप। तो यहां पर जो एडम्स जो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था, उसको मेटकाप वापस ले लिया था, इसलिए मेटकाप को भारतीय पत्रकारिता का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये क्या है, मुक्तिदाता है, ठीक है। तो यहां पर लॉर्ड एकाएक बिलीव मेट, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग, एडम्स, एमहर्स्ट, विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकाफ। तो ये बंगाल का सारा गवर्नर जनरल याद हो गया, याद हुआ कि नहीं हुआ, मुश्किल है, हाँ एकदम आसान है, मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। अब खाली घर जाके एक दो बार प्रैक्टिस कर दीजिएगा, धर के लिख दीजिएगा बोर्ड उड पर, है ना, बोर्ड रखते ना मैथ बनाने वाला बोर्ड। याद, कोई भी चीज को याद करना हो तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसको लिख दीजिए। खाली पढ़िएगा किसी चीज को तो आपको 30% याद होगा, और लिख दीजिएगा तो 70% याद हो जाएगा। किसी भी चीज को याद करना है, मेमोरी में हमेशा रखना है, तो ध्यान रखिएगा। हम लोग क्या गलत रास्ता क्या है, पूरा पढ़ते जाते हैं, दिन भर पढ़ेगा, ये पढ़ लिए वो पढ़ लिए, अब मालूम चला शाम को सवाल पूछे तो बकलोल हो जैसा मुंह बना देगा धर के, याद नहीं है, क्यों, क्यों खाली पढ़ा। केवल पढ़ने से आप, पढ़ना एकदम आसान काम रहता है, इसलिए मेंस में आदमी सब का फेल करता है। रटने का बुद्धि रहता है, रट लेगा पूरा, और कह दीजिए कि अब लिखो तो उसको लिखना ही नहीं आएगा। और लिखना बहुत टफ काम है। कहिए ना किसी को 5 पेज पढ़ के सुना दो, तुरंत पढ़ के सुना देगा, लेकिन कहिए कि काम करे वो क्वेश्चन लिखो, अब उसको सर में दर्द शुरू हो जाएगा, बाप रे बाप कौन काम दे दिए, है ना। लेकिन चूंकि सिविल सर्विस में आपको जाना है, तो आपको दोनों आइडिया होना चाहिए, लिखने का भी और पढ़ने का भी, है ना। कोई भी चीज ये आजमा के देखिए, अगर याद नहीं हो रहा हो उसको लिखिए, है ना। बार बार पढ़ने से आप ये करने से नहीं होगा कि एकदम रट्टा मार रहे, नहीं, जब लग रहा है कि हमको नहीं समझ में आ रहा, नहीं याद हो रहा है, तो 2 4 10 बार लिख दिए, पता चलेगा कि आपको अपने याद हो गया, है ना। वो आप में वो ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो लिखिए, है ना। तो कहते हैं ना आदमी की डिस्कशन करेंगे तो याद हो जाएगा, डिस्कशन से याद हो जाएगा। डिस्कशन 1 2 दिन करता है सब, पहले तो कोई भी अगर डिस्कशन हो रहा है, मान लीजिए कोई डिस्कशन का ग्रुप बन रहा है ना, तो हमेशा कहते हैं अगर पढ़ना है सही में और डिस्कशन करना है, तो लड़कों का, बॉयज का ग्रुप अलग होना चाहिए और गर्ल्स का ग्रुप अलग होना चाहिए, ये नहीं कि दोनों का ग्रुप एक है। अब देख लीजिए, दोनों का ग्रुप एक रहता है, वहां पे क्या होता है, पढ़ेगा सब कम अब बतियाएगा ज्यादा। सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, जैसे लड़का सबका सबसे बड़ा दिक्कत है, जहां लड़की सबको देख क्या होगा, उसको इंप्रेशन क्राइसिस आ जाता है, तो बाप रे बाप ऐसा ना हमारा इंप्रेशन खराब हो जाए, गलती बता देंगे, एक आध में बोल भी नहीं करेगा। अब पढ़ाई का बात नहीं होगा, अब उसके बाद उसका दूसरा तीसरा बात शुरू हो जाएगा। ये क्राइसिस लड़कियों को भी होता है। लेकिन जब दोनों अपना अपना ग्रुप में रहेगा, लड़का लड़कों के ग्रुप में, तो क्या है, सब सारा समाज बेइज्जती समाज है, तो उसमें क्या है, उसको शर्म आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों का अपना ग्रुप, लड़कों का अपना ग्रुप, तो वो अपना अपना ग्रुप रहता है, तो उसमें पढ़ाई होने का संभावना है। लेकिन जहां ग्रुप आप मिक्स कर दिए, गौतम बुद्ध बेवकूफ थे जी, गौतम बुद्ध बेवकूफ थे कि बोले कि थे कि नहीं महिलाओं का आगमन बंद रहेगा, है वो जानते थे। तो उनका उसी स्थान जाके पूरा कहा कि गुरुदेव
ठीक बात नहीं है। तो बोले थे कि ठीक है चलो तुम कह रहा है तो हम एंट्री दे देते हैं, लेकिन तुम देख लेना कि जिस फर्म को बहुत आगे जाना चाहिए था ये बहुत कम समय में ही अपने अंतिम स्थान पे पहुंच जाएगा, और वही हुआ। जो जो देश भारत जहां पे इसका उत्थान हुआ, जहां पर प्रादुर्भाव हुआ, आज वहां पे माइनॉरिटी है। अब वही आप बाहर निकलिए तो वर्ल्ड में आपको अच्छे खासी स्थिति में देखेंगे बौद्धिस्ट समाज के लोग। तो यहां पर लॉर्ड एकाएक, बिलीव मेट, लॉर्ड हेस्टिंग, एडम्स, एमहर्स्ट, विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकाफ, इसको एकदम याद रखना है, ठीक है। एक दो बार घर प्रैक्टिस कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपको हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या शुरू हो जाता है, तो भारत के गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ हो गया। चार्ल्स मेटकाफ के बाद मतलब बेंटिंग हो गया भारत का पहला गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी, ठीक है। अब भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो भारत के गवर्नर जनरल का जो पोस्ट है ये चलेगा आपको कब तक, 1833 से लेकर के 1858 तक, जब तक कि महारानी का उद्घोषणा नहीं आ जाता है ना। महारानी का जब उद्घोषणा आया तो उसके बाद गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया और वायसराय का पद आ गया, ठीक है। तो 1833 से 1858 तक का जो समय है ये वायसराय का समय है, तो मतलब ये गवर्नर जनरल का समय, भारत के गवर्नर जनरल का, और 1858 के बाद यहाँ पर जो है कि वायसराय आते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए, तो यहाँ तक में इसको ध्यान रखेंगे, इसके आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। एक दो घटनाक्रम में लोग का नाम आएगा, हम तुरंत पूछेंगे कि भाई बताइए इस समय कौन था, तो एकदम आपके जुबान पर होना चाहिए कि इस समय ये था, तब नोट्स पीछे खोल के जाने का जरूरत ना पड़े, है ना। ध्यान रखिए, आप ही लोग के लिए कहते हैं कि चीज दिमाग में होना चाहिए ना कि नोट्स में, ना दिमाग में रहेगा आपको काम आएगा, तो याद, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट।